So good morning students, good morning everyone, good morning, good afternoon, good evening as per the time you are watching this video and good morning here as well. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट सी। जो एग्जाम पेपर हम लोग सॉल्व करे थे 2019 का, उसका पार्ट सी का सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है रिगार्डिंग दिस पेपर सॉल्विंग। ठीक है, 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फॉर सेमेस्टर 2। बाकी जो क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 7 के साथ। सम नंबर 7 किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले हेडिंग दे देना है कॉपी में, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सम नंबर 7। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। तो हम लोग को क्वेश्चन का फर्स्ट पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को दिख रहा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या करना है, हमको 2 प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना है, दैट इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। 2 प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल का मतलब होता है टू एलिमिनेट द डिफरेंस, जो भी डिफरेंसेस है उसको एलिमिनेट करना है। मैचिंग नहीं होता है रिकंसिलिएशन का मतलब, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैचिंग, बट मैचिंग नहीं होता है। मैच नहीं करना है, जो डिफरेंसेस है उसको एलिमिनेट करना है। सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स कितना दिया हुआ है? 86,200। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स या फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स कितना दिया हुआ है? 86,200। ये प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स दिया हुआ रहेगा या तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स दिया हुआ रहेगा। दोनों में से कोई एक प्रॉफिट जरूर दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद लिखा है अ स्क्रूटनी ऑफ द फिगर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स एंड कॉस्ट बुक्स रिवील द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो हम लोग ने जब चेक किया, जब हमने स्क्रूटनाइज किया, ठीक है, चेकिंग किया, तो हम लोग को कुछ फैक्ट्स मिला है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। पहला इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है? वर्क्स ओवरहेड जो कि एक्सपेंस है, वर्क्स ओवरहेड का दूसरा नाम क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस था वो अंडर रिकवर्ड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है। हम लोग कॉस्टिंग कब करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हम लोग पहले एस्टिमेटेड बेसिस पे कॉस्ट रिकवर करते हैं। सेलिंग प्राइस के अंदर 2 डेटा होता है, 2 चीज होता है, एक होता है कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही अपना सेलिंग प्राइस कोट कर देते हैं, अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जब कस्टमर आएगा तो उसको बोलेंगे आप 5 मिनट वेट करिए, हम थोड़ा सेलिंग प्राइस सोच के बता रहे हैं, कस्टमर भाग जाएगा ऐसा करके। क्लियर? तो हम लोग को पहले ही सब कुछ प्री डिटरमाइंड, प्री डिसाइडेड होना चाहिए, हमारा कॉस्ट भी हमारा प्रॉफिट भी। तो कॉस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। तो हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं। अब क्या होता है, साल के एंड में जाके पता चलता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ कितना है। जैसे मान लो हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे पूरा साल का रेंट रिकवर कर लिया, ठीक है, अज्यूमिंग 10,000 पर मंथ, बट अचानक मेरा लैंडलॉर्ड ने भाड़ा बढ़ा दिया था, 11,000 कर दिया था। ठीक है, 2-3 महीना बीता नहीं जैसे साल का, 11,000 कर दिया। तो देखो हमने तो ऑलरेडी रिकवर कर रखा है कस्टमर से 10,000 पर मंथ के बेसिस पे, अब हमको अपना पॉकेट से 11,000 देना पड़ रहा है। तो दिस इज केस ऑफ अंडर रिकवरी की ओवर रिकवरी? अंडर रिकवरी, बिकॉज हमने कस्टमर से सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी रेंट के लिए कितना रिकवर कर रखा है? 10,000, पर हमको अपने पॉकेट से एक्चुअल में कितना पे करना पड़ गया? सडनली रेंट बढ़ गया। ठीक है, सडनली रेंट बढ़ गया, खर्चा को तो कोई ठीक नहीं है, मटेरियल का दाम, लेबर का दाम कभी भी बढ़ सकता है। ठीक है, किसी भी टाइम पे जो खर्चा बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, इन्फ्लेट हो सकता है। सो दिस इज द केस ऑफ अंडर रिकवरी। तो अंडर रिकवरी में क्या हो रहा है कि हमने रिकवरी कम किया है। रिकवरी किस में करते हैं? कॉस्टिंग में, मतलब हमने कॉस्ट में एक्सपेंस को कम शो किया है। ठीक है, सिंपली सोचो, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स, हमने कॉस्टिंग में खर्चा कम रिकवर किया है, तो कॉस्ट शीट में भी खर्चा कम शो किया होगा। खर्चा कम शो करने के कारण, एक्सपेंसेस को कम शो करने के कारण कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है। क्योंकि कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, इसका मतलब हमने जब कॉस्ट शीट बनाया होगा, जितना भी अमाउंट है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, कितना अमाउंट है? 1560, 1560। ये जो 1560 हमने एक्सपेंस कम शो किया था, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस से हमने कम शो किया था, क्योंकि हम लोग कॉस्टिंग कैसे करते हैं? एस्टिमेटेड बेसिस पे। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बजटेड डेटा लेके। ठीक है, तो हमने एस्टिमेट किया था और हमने खर्चा
1560 कम दिखाया था। तुम सिंपली सोचो, अगर हम एक्सपेंस 1560 कम शो करेंगे तो इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट 1560 ज्यादा आएगा। तो हमको प्रॉफिट को करेक्ट करना है, रिकंसाइल करना है, डिफरेंसेस एलिमिनेट करना है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। 1560 हमने एक्सपेंस कम दिखाया, जिसके कारण मेरा 1560 का प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है, ज्यादा दिख रहा है। उस प्रॉफिट को कम करना है, तो कम करने के लिए लेस कर देंगे, प्रॉफिट्स को कम करने के लिए लेस कर देंगे। तो लिखो लेस वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड या फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड, रिकवर्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड। इनर कॉलम में लिख देंगे 1560। एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है। अंडर रिकवरी मतलब हमने कॉस्टिंग में एक्सपेंस को जब रिकवर किया तो 1560 का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया, कम रिकवरी किया है। तो एक्सपेंस अगर हमने कम शो किया है तो इससे मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है, ज्यादा दिख रहा है, बढ़ा हुआ है। तो प्रॉफिट्स को कम करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेंस बढ़ा के दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम करके दिखाएंगे तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमने एक्सपेंस कम करके दिखाया है, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो प्रॉफिट में करेक्शन करना है, प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है, तो प्रॉफिट को कम करने के लिए लेस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट, ये भी खर्चा है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने ओवर रिकवरी कर लिया है। मान लो हमने रिकवरी किया कस्टमर से 110 रुपया, खर्चा हुआ सिर्फ 100 रुपया। हमने कस्टमर से कितना ले रखा था खर्चा 110, बट एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ पूरा साल में 100 रुपया। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ओवर रिकवरी। तो ओवर रिकवरी के कारण अगर हमने एक्सपेंस ज्यादा दिखाया है कि कम दिखाया है, कॉस्टिंग में हमने एक्सपेंस ज्यादा दिखा रखा है, ओवर रिकवरी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड मतलब दिस इज अ केस ऑफ ओवर अब्जॉर्प्शन, ओवर रिकवरी मतलब हमने कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज्यादा दिखाया था, इसके कारण मेरा कॉस्टिंग का प्रॉफिट 850 से कम है। तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 3-4 लाइन का गैप छोड़ के ऐड का भी आइटम लिख देंगे यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड, कितना अमाउंट रहेगा 850। एक बार फिर से बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है, एक्सपेंस आइटम है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो एक्सपेंस का आइटम है और हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ज्यादा दिखा रखा है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ज्यादा दिखा रखा है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर हम ज्यादा दिखा रखेंगे, ठीक है, मतलब हमने एक्सपेंस अगर ज्यादा दिखाया है तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट कम आएगा। तो मेरा प्रॉफिट कम था इसलिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐड कर दिए। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 5600, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 6250। डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है 650, राइट। कितना डिफरेंस आ रहा है 650, 5600 और 6250, 650 का डिफरेंस आ रहा है ना। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, कॉस्ट आइटम है। हमने कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा लिया है, कितना ज्यादा लिया है 650। अगर हमने कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज्यादा रिकवर किया है, ज्यादा दिखा रखा है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी कम है, क्योंकि हमने एक्सपेंस ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट कम है। और अगर प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज है कि ओवर चार्ज है, कॉस्ट बुक्स में ओवर चार्ज है, तो लिखेंगे ऐड ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन, overcharged depreciation in cost books, in cost books। ब्रैकेट में दिखा देना समझने के लिए, डिफरेंस ले रहे हैं 6250 माइनस 5600, दैट इज 650। फिर से बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस का आइटम है। हमने कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकवर किया, ज्यादा दिखा दिया। कितना ज्यादा दिखा दिया 650 एक्सेस डेप्रिसिएशन शो किया कॉस्टिंग में, इसके कारण कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम शो कर रहा है। अगर हम एक्सपेंस ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम शो करेगा, और प्रॉफिट क्योंकि कम शो कर रहा है तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि एक इनकम है, और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट को समझेंगे तो वहाँ पे कोई इनकम आता ही नहीं है, सिर्फ कॉस्ट होता है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेल प्राइस आ जाता है।
सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन आइटम जो प्योरली फाइनेंशियल आइटम है, फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, क्योंकि ये इनकम हमने कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, सो कॉस्टिंग का प्रॉफिट रिलेटिवली कम है, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐड कर देंगे। तो लिख दो ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट interest on investment not recorded in cost books, interest on investment not recorded in cost books कितना है 4000। यहां तक सब कुछ क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स 4000। उसके बाद देखो क्या लिखा है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम टैक्स शो किया है ना। इनकम टैक्स हम लोग भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं, ये काइंड ऑफ एक्सपेंस है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है ना। इनकम टैक्स एक्सपेंस है, ये आइटम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हुआ है। ये एक्सपेंस है, अगर ये कॉस्ट में रिकॉर्ड होता तो कॉस्ट का प्रॉफिट को कम कर देता, बट हमने ये एक्सपेंस कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया है, जिसके कारण कॉस्ट का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। और क्योंकि प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए लेस कर देंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो लिख देंगे लेस का आइटम में इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना है 20,150। यहाँ तक सारा आइटम क्लियर है। देखो टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ टॉपिक में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं। जैसे देखो अभी तुम लोग से पूछते हैं, बताओ बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस, ये एक तरह का इनकम है। बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे डिपॉजिट के ऊपर बैंक हमको जो इंटरेस्ट पे करता है वो हमारे लिए इनकम होता है, ठीक है। हमने बैंक में जितना भी डिपॉजिट रखा है उस पर बैंक हमको जो इंटरेस्ट दे रहा है वो हमारे लिए इनकम है। और बैंक इंटरेस्ट एक इनकम है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है। एज वेल एज ट्रांसफर फीस, दो तरह का इनकम दिखा रहे हैं जिसका टोटल है 375। ये इनकम हमने कहाँ रिकॉर्ड किया, सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में। इस इनकम को हमने कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिकॉर्ड करते तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट भी बढ़ जाता, तो रिकॉर्ड कर देंगे, इससे डिफरेंसेस एलिमिनेट हो जाएगा। उस दुनिया में भी है, मतलब फाइनेंशियल में भी है, कॉस्टिंग में भी ले लेंगे तो डिफरेंसेस नहीं रहेगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। तो लिख दो ऐड बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस recorded in financial books। थोड़ा सा गैप देके लिखना रिकमेंडेड रहेगा, यही थोड़ा गैप देके लिखना ताकि समझ में आए एग्जामिनर को, ठीक है। कितना आ रहा है ये अमाउंट 375। ना ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है। नाउ वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट 24,800 है, इन फाइनेंशियल अकाउंट 26,300 है। पहले डिफरेंस निकालो दोनों का, कितना आ रहा है 1500, 13,000 रुपया। नाउ ये जो 1500 का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है कॉस्टिंग में कि ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड का आइटम है, याद है ट्रेडिंग अकाउंट बचपन में बनाते थे, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड का आइटम है। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमने कम दिखाया था तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। और क्योंकि प्रॉफिट कॉस्टिंग में ओवर स्टेटेड है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए लेस कर देंगे। तो लेस का आइटम में लिख दो अंडर वैल्यूएशन of opening stock, under valuation of opening stock 1500 डिफरेंस अमाउंट। समझ में आया? बताओ कोई भी पॉइंट रिपीट करना है इसमें, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट। नेक्स्ट देखो ये गुडविल रिटर्न ऑफ, ये होता है क्या है गुडविल रिटर्न ऑफ? जब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिरता है ना उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, सॉरी लैंड तो नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन एसेट नहीं है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार,
इन सब का वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होते जाता है। किस कारण से? इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने के कारण, वेयर एंड टियर, टूट फूट जाने के कारण, ऑब्सोलेंस पुराना हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने के कारण, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स का भी ना एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है तो वो क्या हमेशा चलता जाएगा क्या? उसमें अपडेट आते रहता है, तो उसका भी एक एस्टिमेटेड लाइफ है, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, लीगल राइट्स, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट। जैसे आज देखो टैली प्राइम है, ये एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। इसको बस हम फील कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी फेल्ट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ होगा, कुछ दिन बाद एक नया सॉफ्टवेयर आएगा, नया अपग्रेडेड वर्जन आएगा, क्लियर। जैसे हमारे फोन में भी टाइम टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहता है, क्योंकि उसका एक एस्टिमेटेड लिमिटेड लाइफ है, उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। तो ये सब क्या होता है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का जब भी वैल्यू कम होता है ना, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल रिटन ऑफ। ये अमोर्टाइजेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? फिनेंशियल बुक्स में। डेप्रिसिएशन दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होता है, बट अमोर्टाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड होता है, क्लियर। सो ये गुडविल रिटन ऑफ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पीएल का डेबिट में। हम लोग गुडविल रिटर्न ऑफ को कहाँ दिखाते हैं? पीएल का डेबिट में, जिसके कारण प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर इसको हम लोग कॉस्टिंग में भी रिकॉर्ड करते तो ये कॉस्टिंग का प्रॉफिट को भी कम कर देता, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे तो ये ऐड होकर लेस होगा, लेस हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा, नहीं समझ में आया? गुडविल रिटर्न ऑफ पीएल का डेबिट में चार्ज होता है। अगर कोई भी आइटम पीएल का डेबिट पे जा रहा है तो प्रॉफिट को कम कर देगा। जैसे देखो सैलरीज पीएल का डेबिट में आता है, इट्स एन एक्सपेंस, उसके कारण प्रॉफिट कम हो जाता है। रेंट पीएल का डेबिट में आता है, एक्सपेंस है, उसके कारण प्रॉफिट कम हो जाता है। सिमिलरली गुडविल रिटर्न ऑफ भी पीएल का डेबिट में आता है, उसके कारण फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो जाता है। नाउ दिस गुडविल रिटर्न ऑफ जो कि एक एक्सपेंस आइटम है, आइटम ऑफ एक्सपेंस, वो कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कॉस्टिंग में हमने अगर कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे, लिखो लेस गुडविल रिटर्न ऑफ। अच्छा एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करते गलत लिख दिए थे, बैंक इंटरेस्ट वाला पॉइंट ना यहाँ होगा, ठीक है, ऐड जो होगा, मिस हो गया था, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था, थोड़ा फास्ट बोलते बोलते। तो देखो बैंक इंटरेस्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस है क्या? ये इनकम है जो कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में। ये इनकम हमने कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इनकम को बढ़ाने के लिए ऐड में आएगा वो, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस जो है वो ऐड में आएगा। बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस ऐड का आइटम में आएगा। कितना था इसका अमाउंट? 375, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस ऐड वाला आइटम में आएगा। लास्ट में दिया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये लॉस हमने सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड किया है? नहीं लिखे थे क्या? गुडविल रिटर्न ऑफ 5000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमने कहाँ रिकॉर्ड किया? सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में, जिसके कारण प्रॉफिट कम हो गया है। ये लॉस हमने कॉस्टिंग में दिखाया नहीं है, जिसके कारण प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, इसलिए लेस कर देंगे। तो लिख दो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लेस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 600 रुपया लेस हो जाएगा। चेक कर लो, कोई भी आइटम में डाउट है? इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? कितना? 28,810 लेस हो रहा है, तो 86,200 माइनस 28,810 5875 86,200 माइनस 28,810 57,390। इन सबको भी ऐड करो। 5875 ये और ज्यादा 5875 ठीक है, ऐड कर दो। 6,6,324
कितना फिगर बताओ? 63,265 ये हो जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। देखो ये एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी तो देखो रिवीजन क्लास चल रहा है, तो हमने तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया तो थोड़ा टाइम लग गया। अगर एग्जाम में ये सम तुम खुद सॉल्व करोगे तो 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। 10 मिनट 10 मार्क्स। क्लियर? देख लो इस पॉइंट में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? क्लियर? तो देखो ग्रुप बी में हम लोग का टोटल कितना क्वेश्चन आता है? 5, 6 एंड 7। मतलब ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, जो तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है इसमें तुमको पूरा 30 में 30 मिल सकता है इजीली। तब हम लोग मूव करते हैं ग्रुप सी की तरफ। ग्रुप सी में देखो जो भी क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स ईच। तो पहला क्वेश्चन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, तो गिफ्ट हो गया एकदम। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, वो गिफ्ट हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारा सम्स हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, ट्रक वाला सम्स, बस वाला सम्स, टैक्सी वाला सम्स किया हुआ है। सम नंबर 8 ग्रुप सी स्टार्ट करते हैं। ग्रुप सी कम कर दे, बढ़ा दे। ग्रुप सी देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अल्ट्रा लिमिटेड सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। ट्रक का कैपेसिटी कितना है? 5 टन है। कॉस्ट ऑफ ट्रक दिया 18 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल दिया है। ल्यूब्रिकेंट 150 पर ट्रिप। कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर ट्रक का रनिंग किलोमीटर मंथली दिया है तो कॉस्ट स्टेटमेंट मंथली बनेगा। ट्रक का रनिंग किलोमीटर एनुअल दिया है तो कॉस्ट स्टेटमेंट एनुअल बनेगा एंड सो ऑन। ल्यूब्रिकेंट 150 पर ट्रिप ईच वे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 10,000 पर मंथ। ड्राइवर्स वेजेस 15,000 per month, cleaners wages 5,000 per month, insurance and others, insurance taxes and others 1,20,000 per annum. The truck gives an average of 10 km per liter. ठीक है, 1 लीटर में ट्रक 10 किलोमीटर जाता है। And the cost of diesel is ₹65 per liter. The truck carries goods to and from the city. To and from the city मतलब जैसे मान लो कि कोई भी बस है या ट्रक है, मान लो कोलकाता से दुर्गापुर जा रहा है तो कोलकाता टू दुर्गापुर एंड दुर्गापुर से रिटर्न बैक कोलकाता। ठीक है, टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस, एक तरफा डिस्टेंस, अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ईच वे। एक तरफ का डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ऑब्वियसली दूसरा डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर होगा। ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 80% कैपेसिटी एंड ऑन रिटर्न 20% ऑफ द कैपेसिटी। द ट्रक रन्स ऑन एन एवरेज 25 डेज अ मंथ। ठीक है, तो महीना में कितने दिन चलता है ट्रक? 25 दिन चलता है। और नेक्स्ट पेज में लिखा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर एंड द रेट पर टन किलोमीटर दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ द प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेटेज। इस फ्रेटेज मतलब हो गया उसका सेलिंग प्राइस, जो फ्रेट वो चार्ज करेगा। ठीक है, अपना कस्टमर से जो फ्रेट चार्ज करेगा उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट अगर 50% ऑन सेल्स है तो कितना परसेंट ऑन कॉस्ट होगा? 100% ऑन कॉस्ट। ठीक है, 50% ऑन सेल्स दैट इज 100% ऑन कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, ये 15 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम्स करने के लिए 10 से 12 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। 10 से 12 लाइन का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट 1, ये ग्रुप सी है, सम नंबर 8 का सॉल्यूशन। वर्किंग नोट 1, 10 से 12 लाइन का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 में क्या सॉल्व करना है हम लोग को? टन किलोमीटर। ठीक है, टोटल टन किलोमीटर। देखो उसके पास एक ही ट्रक है, तो सबसे पहले लिख दो कैलकुलेशन फॉर टन किलोमीटर। सबसे पहले लिख देंगे आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी
तो एक तरफा डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर इंटू वन वे, ठीक है, इंटू 25 डेज, क्योंकि महीना में ट्रक कितना दिन चलता है 25 दिन। 50 किलोमीटर इंटू वन वे इंटू 25 डेज। और जब ट्रक आउटवर्ड जर्नी करता है ना, वो कितना परसेंट लोडेड रहता है 80% ऑफ द कैपेसिटी। उसका कैपेसिटी कितना है 5 टन। ट्रक में लोडिंग कैपेसिटी है 5 टन, बट वो 80% ही उसका भाड़ा मिलता है, मतलब 80% लोडेड रहता है। क्लियर? सो 50 किलोमीटर इंटू वन वे, सिर्फ जाने का महीना है 25 दिन, मतलब ये क्या बता रहा है किलोमीटर रनिंग, ठीक है। ट्रक का आउटवर्ड जर्नी का किलोमीटर रनिंग कितना है, एक ही ट्रक है, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ऑफ अ ट्रक, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पढ़ना। 50 इंटू 25 कितना आ रहा है 1250 किलोमीटर आउटवर्ड जर्नी का सिर्फ रनिंग किलोमीटर है, इंटू 5 टन्स इंटू 80%, मतलब बेसिकली बात करें तो इंटू 4 टन, ठीक है। तो 1250 इंटू 4 टन कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, 5000 टन किलोमीटर आउटवर्ड जर्नी में 5000 टन किलोमीटर। सिमिलरली रिटर्न जर्नी में 50 किलोमीटर इंटू वन वे इंटू 25 डेज। अब अगर एग्जाम में किसी स्टूडेंट ने किलोमीटर वन वे डेज नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं होगा फिर। 50 किलोमीटर इंटू वन वे इंटू 25 डेज इंटू 5 टन्स इंटू कितना 20%, तो 5 टन का 20% हो जाता है 1000, सॉरी 1 टन, तो 1250। सो टोटल टन किलोमीटर निकल गया 6250 टन किलोमीटर, 6250 टन किलोमीटर। ये हम लोग का हो गया वर्किंग नोट 1। अब क्योंकि हम लोग को वो ल्यूब्रिकेंट और वो डीजल का भी कॉस्ट निकालना है, तो वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर टोटल किलोमीटर रन। कैलकुलेशन फॉर टोटल किलोमीटर रन। तो आउटवर्ड जर्नी आउटवर्ड जर्नी 50 किलोमीटर इंटू वन वे इंटू 25 डेज 1250 किलोमीटर। रिटर्न जर्नी सेम रहेगा, उसको मल्टीप्लाई टू करे तो हो जाता है। हाँ हो जाता, बट अलग अलग दिखा दी आउटवर्ड कर देते तो हाँ चलेगा एक ही बार दिखा देते थे 2500 किलोमीटर। तो ये दो वर्किंग हम लोगों ने पहले बना लिया। वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2, 10 से 12 लाइन का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। तो कोई सम 15 मार्क्स में आया हुआ है, ऐसा सम तुम लोग होमवर्क में किए हुए हैं वो भी खुद से। तो कॉस्ट एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें तुमको इजीली 80% आ सकता है, प्रोवाइडेड मेरा जो मैथ है जो शीट दिया हुआ है 5 टाइम्स तुमको करके जाना है, उसको 5 टाइम्स करके जाओ तो हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। ये हो गया, पैसेंजर किलोमीटर आ गया, टोटल किलोमीटर रन आ गया, डन। कॉपी करते सब कोई। अब हेडिंग दे देंगे मेन सम, रिटर्न आ जाओ मेन सम में, यहाँ से सम स्टार्ट होगा। हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर एंड फ्रेट पर टन किलोमीटर। स्टेटमेंट
showing cost per ton kilometer and freight per ton kilometer. Particulars और एक अमाउंट का कॉलम चेक कर लो। यहाँ पे गाड़ी का रनिंग किलोमीटर मंथली दिया है कि एनुअल दिया हुआ है? मंथली है, तो कॉस्ट स्टेटमेंट भी मंथली बनेगा। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं कि कॉस्ट स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन वाला आइटम आएगा। ट्रक का देखो कॉस्ट कितना है 18 लाख, लाइफ कितना है 10 साल। कोई स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू बताया है क्या? नहीं। तो सबसे पहले आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ट्रक का कॉस्ट 18 लाख है, लाइफ 10 साल है, मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन 1,80,000 है इंटू 1/12, क्योंकि हम लोग को एक महीना का डेप्रिसिएशन लेना है 15,000। तो पहला कॉस्ट आइटम आ गया डेप्रिसिएशन। ट्रक का कॉस्ट कितना है 18 लाख, लाइफ कितना दिया 10 साल, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा 1,80,000। तो 12 महीने से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक महीने कितना आ जा रहा है 15,000 आ जा रहा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ल्यूब्रिकेंट बोल रहा है 150 पर ट्रिप ईच वे। ठीक है, मतलब हर ट्रिप पे 150 रुपया का ल्यूब्रिकेंट लगेगा एक तरफा। तो जाने का 150 रुपया, आने का 150 रुपया। क्लियर? तो तुम सोचो हम लोग कितना ट्रिप परफॉर्म कर रहे हैं? राउंड ट्रिप्स 2, एक दिन में 2, आना और जाना, 25 दिन में 50। तो 150 फॉर वन वे है, तो आने जाने का कितना हो जाएगा 300 रुपया। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर सीधा 150 इंटू 50 कर देंगे तो भी चलेगा, है ना? एक ही बात है। तो यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे लुब्रिकेंट ₹150 इंटू वन वे, ठीक है, इंटू 2 वेज कर दो, बेटर रहेगा, इंटू 2 वेज, ठीक है, इंटू 25 डेज। ठीक है, 150 रुपये एक ट्रिप का, एक बार जाने का, तो जाने और आने का 300 रुपये, वो 25 दिन का निकाल लेंगे, कितना आ रहा है 7,500। ल्यूब्रिकेंट हो गया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो पर मंथ ही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली कॉपी कर देना है। $10,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ड्राइवर्स वेजेस, ये भी पर मंथ दिया हुआ है। जो भी डेटा पर मंथ है एज इट इज कॉपी, क्योंकि रनिंग किलोमीटर पर मंथ दिया हुआ है। ड्राइवर्स वेजेस 15,000। क्लीनर्स वेजेस कितना दिया हुआ है? 5,000 पर मंथ। इंश्योरेंस, टैक्स एंड अदर्स चेक कर लो। यहाँ तक जो भी पर मंथ वाला डेटा था वो डायरेक्टली बिठाते गए। डेप्रिसिएशन का हमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, ल्यूब्रिकेंट का कैलकुलेशन करना पड़ा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ड्राइवर्स वेजेस, क्लीनर्स वेजेस पर मंथ एज इट इज कॉपी, इंश्योरेंस, टैक्स एंड अदर्स पर एनम के बेसिस पे था, तो हमने इसको मंथली में कन्वर्ट कर लिया 10,000। नाउ लास्ट आइटम डीजल। देखो 15 मार्क्स का सम से बस 15 मिनट भी नहीं लगेगा एग्जाम में, ठीक है? तो तुम्हारे पास जो टाइम बचेगा तुम दूसरे को भी हेल्प कर सकते हो। सोशल वर्क भी तो हम लोग जिम्मेदारी ले ली है ना, जिम्मेदारी पूरा हम लोग ले रखे हैं, ठीक है? सो डीजल
तो क्या लिखा है, द ट्रक गिव्स एन एवरेज ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब ये उसका माइलेज बता रहा है। 1 लीटर डीजल में ट्रक 10 किलोमीटर जाएगा, तो डीजल कॉस्ट ऐसे शो कर देंगे 65 रुपया में 10 किलोमीटर, ठीक है। और पूरा महीना में चला कितना है, 2500 किलोमीटर, कितना 16,250, ये उसका डीजल कॉस्ट है। और कोई कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, तो इन सारा को ऐड कर दो, 78,750, तो ये आ जाएगा टोटल रनिंग कॉस्ट 78,750, टोटल रनिंग कॉस्ट आ गया 78,750। बी में लिख देंगे टोटल टन किलोमीटर, टोटल टन किलोमीटर 78,750 को क्लोज कर देंगे। टोटल 10 किलोमीटर कितना था, 6,250, 6,250 टन किलोमीटर, 6,250 टन किलोमीटर। सी में निकाल देंगे कॉस्ट पर टन किलोमीटर, जो कि हो जाएगा A डिवाइडेड बाई B, कितना आ रहा है, हमेशा याद रखना रुपया ऊपर होता है, तुमने डिवाइड कर दिया था 6250 डिवाइड बाई B, हमेशा रुपया ऊपर रहेगा, ठीक है। सो कॉस्ट हमेशा ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर 78,750 बाई 6250, कितना आ रहा है 12.6 के बाद कुछ है, तो ₹12.6 पर टन किलोमीटर, ये कॉस्ट निकल गया। ₹12.6 पर टन किलोमीटर क्या निकल गया, कॉस्ट। ऑलमोस्ट सम्स खत्म की तरफ में है, 15 मार्क्स का सम्स। अब देखो कॉस्ट पता है, और क्वेश्चन में लास्ट लाइन बताया है, जो प्रॉफिट है ना, क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है एंड द रेट पर टन, दैट इज द सेलिंग प्राइस, रेट पर टन that the company should charge if a profit of 50% on freight is to be earned, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, मिटा दे रहे हैं। एग्जाम में यहाँ तक के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक का 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का समझेगा, तो कंप्लीट रहेगा तो उसको भी तो मार्क्स कट जाएगा ना। Since profit is 50% on sales, ठीक है, therefore profit 100% is 100% on cost. Since profit is 50% on sales, therefore profit is 100% on cost. Therefore profit per ton किलोमीटर, तो तुम देखो कॉस्ट पर टन किलोमीटर कितना है, 12 रुपया 60 पैसा, ये कॉस्ट है, इनटू 100% कर देंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा ₹12.6 पर टन किलोमीटर। अब हम लोग को कॉस्ट पता है और प्रॉफिट भी पता है, कॉस्ट भी पता है और प्रॉफिट भी पता है, तो रेट निकल जाएगा, दैट इज फ्रेट। तो लिख देंगे therefore रेट पर टन किलोमीटर ऑब्लिक फ्रेट पर टन किलोमीटर is equal to cost per टन किलोमीटर प्लस
प्रॉफिट पर टन किलोमीटर। सो कॉस्ट पर टन किलोमीटर 12.6 है, प्रॉफिट भी 12.6 है, कितना आ रहा है 25.2। क्या है बोला 24 तो देखो ये 15 मार्क्स का सम था, ठीक है, और हमको नहीं लगता है कि 15 मिनट भी लगा होगा, हम लोग को एग्जैक्टली 10 मिनट लगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 10 मिनट में सॉल्व हो गया। कॉस्ट इतना इजी है, लेकिन कॉस्ट में क्या होता है, टेक्निकल पेपर होगा, पेपर में थोड़ा लैंग्वेज को घुमाएगा और कुछ नहीं, बाकी जितना भी हम लोगों ने क्लास में किया उसी में से आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ तक का रिवीजन रखते हैं आज, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है इस पेपर का उसको कवर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।